नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में स्वागत करती हूं। मैं हूं पल्लवी। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव और हमारे साथ आज यहां स्टूडियो में उपस्थित है जितेंद्र सिंह। आइए जानते हैं क्या है नेताजी के विचार। हमारे खास पेशकर नेताजी के विचार में आपका स्वागत है। तो हाँ सर, आप अपना परिचय दीजिएगा हमारी ऑडियंस को। मैं 1989 में कांग्रेस से जुड़ा था। 1989 में चंदन बागची जी चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय मैं उनके लिए अपने बूथ पर पोलिंग एजेंट का काम कर रहा था। और उसके बाद 28 सालों से एक्टिव पॉलिटिक्स में भी हूँ लगातार। आज 2009 से मैं जिला अध्यक्ष का दावेदार भी हूँ इस जिला में जी। और 2019 में भी मैं विधानसभा का दावेदार था जमशेदपुर पश्चिम का, और 2024 में लोकसभा का दावेदार था कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी ने बहुत इंतजार भी कराया। उसके बाद गठबंधन में सीट जाने के कारण जो है टिकट नहीं मिल पाया, और गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है इस सीट को लड़ने के लिए, जबकि उनके पास उपयुक्त कैंडिडेट नहीं था, उसके बाद भी वो लड़ने के लिए अपना दावा दिए। और हमको लगता है कि ये जमशेदपुर की जनता के साथ हमने तब तय किया कि ये जब कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिला तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जनता के हितों के साथ बहुत बड़ा समझौता किया जा रहा है, और पार्टी ने गठबंधन धर्म के कारण, उसको निभाने के कारण, जनता की बेहतरी के लिए या जनता का जो हित है जिसमें, उससे भी समझौता कर लिया। जी बिल्कुल। तो उस समय मुझे लगा कि ये जो है, मुझे ऐसी पार्टी में बन के रहना, यदि कोई भी पार्टी, मान लीजिए कहीं भी किसी भी बैनर में रहें, यदि कांग्रेस पार्टी में रहें या किसी भी बैनर में रहें, तो हमारा उद्देश्य, लक्ष्य जो है वो तो समाज का सेवा करना है। बिल्कुल बिल्कुल। जनता का सेवा करना है। तो आप या तो एक ही स्टैंड हो सकता है आपका, या तो आप जनता की सेवा माने दिल से करेंगे, या तो जनता की सेवा जो है अपने स्वार्थ बस करेंगे। तो दोनों में एक का चुनाव करना होगा, आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते। तो अब यहां पे क्या है, मुझे लगा कि जब एक देश की इतनी बड़ी पार्टी, और उसे मैं लगातार, हम लोग एक बहुत सारे लोग समझा रहे थे कि जमशेदपुर जो लोकसभा है वो जमशेदपुर में कांग्रेस आसानी से जीत सकती है, उसके बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दे दिया। तो आप ये देखिए कि कम से कम जो जमशेदपुर में जो मतदाता है या जो यहाँ के जनता है, 18 लाख माने 69,000 करीब मतदाता है, आप उनके तो हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना। आप ये जान रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछले आप 2 चुनावों को यदि देखेंगे तो 2014 में भी जो दिया गया प्रत्याशी, वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए दिया गया। जो 2014 में जो प्रत्याशी थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो लड़ाई करने नहीं आए थे, वो जिताने के लिए आए थे। वो मैच फिक्स था पहले से, जनता बेवकूफ थी जो लड़ रही थी। अभी जो आप निर्दलीय यहाँ खड़े हो रहे हैं, निर्दलीय आपका उद्देश्य है जनता की सेवा करना। जी। ये आपके अनुसार जी। ऐसा तो नहीं कि पार्टी जो है आपको जो अभी इस वक्त सीट नहीं दी या आपको महत्व नहीं दिया, इस वजह से आप निर्दलीय पार्टी से आपका कुछ ऐसा? पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये देखा कि देखिए, यदि जमशेदपुर की जनता के साथ धोखा हो रहा है। जी। आप देखिए, जब से जेएमएम के प्रत्याशी आए हैं, शहर से लेकर के गांव तक ये चर्चाएं आम है कि भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर दिया गया। जी। ये सीट जो है फिर से जमशेदपुर के जनता के साथ धोखा हुआ, बेच दिया गया। उनको जो है जीतने के लिए कमजोर कैंडिडेट दिया गया, ऐसा कैंडिडेट दिया गया जिसकी जमशेदपुर में कोई उपलब्धि नहीं है। उसको बहुत लोग तो जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। तो हमको ये लगा कि मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, मैं यदि समाज सेवा में हूं, इस शहर के लोगों का यदि सेवा करने का उद्देश्य रखता हूं या लक्ष्य है, तो
मेरी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। तो मैंने ये तय किया कि कांग्रेस पार्टी यदि सही निर्णय नहीं ले पा रही है गठबंधन के कारण, तो मैं वैसी पार्टी को छोड़ करके और जनता के लिए विकल्प के तौर पे मैं निर्दलीय मैदान में आया। इसलिए आया कि मैंने देखा कि पिछले 2014 में भी मैच फिक्स था, 2019 में भी जो चुनाव हुआ वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कैंडिडेट दिया गया। अभी भी जो दिया गया है 2024 में वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ही दिया गया। इतना लेट से इतना ऐसा कैंडिडेट जिसका शहर से कोई लेना देना नहीं है, आज 4.5 साल से विधायक जी हैं, सरकार में हैं। कोई उपलब्धि बता दे जमशेदपुर के लिए उन्होंने क्या किया। सांसद महोदय 10 सालों से हैं यहाँ, 10 सालों से केंद्र में उनकी सरकार है। कोई उपलब्धि बता दे कि जमशेदपुर के लिए क्या किया। तो ये सारी चीजों को देखते हुए लगा कि जनता को बेचारे को विकल्प उनका रोक दिया जा रहा, बाधित किया जा रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है। तो मैंने तय किया कि मैं पार्टी को छोड़ करके, ऐसी पार्टी की कोई दरकार नहीं है जो यदि जनता के हितों के साथ समझौता करती है। तो मैंने खुला विकल्प जमशेदपुर की जनता को दिया है। मैं लड़ करके ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं जो बारंबार मैच फिक्स करके जीत रहे हैं, उनको हराएंगे और हरा करके यहाँ की जनता के साथ न्याय करेंगे। ये विधानसभा में सर ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो आप अभी शायद उससे अवगत भी नहीं होंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप जीत निकालते हैं, निर्दलीय अगर आप जीत निकालते हैं, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, यहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा पढ़ने। यहाँ कोई बढ़िया संस्थान नहीं है। पूरे ग्रामीण इलाके में देखेंगे तो शिक्षा का घोर अभाव है। मेरा अपना ब्लूप्रिंट है कि इस पूरे जिला को शिक्षा का हब बनाएंगे। आप देखिए, स्वास्थ्य के मामले में आज हम लोग पूरी तरह से टीएमएच पे निर्भर हैं, जिसमें पैसा देने के बाद आपको बेड के लिए जो है ना मैंने पैरवी करनी पड़ती है, गुजारिश करनी पड़ती है। तो ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। यहाँ जो है एम्स जैसा और बड़े बड़े अस्पतालों का स्थापना कराएंगे और जनता को आज आप देखिए सरकारी अस्पताल की दुर्दशा देखिए। यहाँ झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री इसी जिले से है, उसके बाद भी यदि आपका पूरे कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल एमजीएम दुर्दशा का शिकार है, तो पूरे झारखंड का क्या हाल होगा आप सोचिए, कल्पना कीजिए। तो हमको लगता है कि झारखंड, जो 24 साल का युवा झारखंड है, कहीं ना कहीं नेताओं ने इसको कुपोषित बना दिया है। मेरा प्रयास है कि झारखंड को इतने अच्छे से और जमशेदपुर को इतने अच्छे से सजाएंगे कि यहां से एक एक समस्याओं को दूर करके दिखाएंगे। अभी जैसे देखा जा रहा है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा एक मुद्दा है यहाँ की जनता के। अभी लोग नहीं है जिनके पास में आज नौकरियां हैं। नौकरियों का स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है कि कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है, अभी भी उनका मैंने घोषणा पत्र पढ़ा, उसका लिखा है कि अगर वो जीत कर आते हैं तो 30% लोगों को नौकरियां करेंगे। आप देखिए, 10 साल से सांसद महोदय यहाँ सांसद हैं और उनकी केंद्र में सरकार है। 5 साल तो यहाँ राज्य में भी सरकार थी, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। केबल कंपनी आज दशकों से बंद है। आप देखिए, हिंदुस्तान कॉपर कम उत्पादन पे चल रहा है, सुरगा माइंस बंद है। यदि इनको खोला जाता तो सारा लोग इंगेज हो सकते हैं। टाटा कंपनी निविदा में जितने भी परमानेंट कल्चर का वर्क है उसको डेली वेजेस में करा रही है। उन मजदूरों को सबको परमानेंट करना चाहिए। केबल कंपनी को खुलवाना चाहिए, हिंदुस्तान कॉपर को फुल फ्लेज चलाना चाहिए, सुरदा माइंस को खुलवाना चाहिए। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। बहुत सारे व्यवस्था है जो यहाँ के जनप्रतिनिधि उदासीन है, उनका कोई मिशन विजन नहीं है। ठेकेदारी जी, उससे तो जनता पूरी तरह से त्राहिमाम है। हाँ, देखिए, सबसे बड़ा यहाँ जो खेल है, यहाँ जो मजदूरों के मसीहा बन के घूम रहे हैं, वो मजदूरों का खून चूस रहे हैं। टाटा कंपनी के साथ मिल करके मजदूरों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। मैं मजदूरों को उनका हक दिलाऊंगा, उनके लिए लड़ूंगा और ये मेरी संघर्ष यात्रा यहां से शुरू होती है। मैं
अपने जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं लड़ाई जारी रखूंगा। मैं जीतूं नहीं जीतूं उसके बाद भी हमारा यह संघर्ष यात्रा खत्म नहीं होने जा रहा और मैं लड़ता रहूंगा। जैसा हमारा जो आगे की जो राजनीति है उसमें महिलाओं का भी बहुत योगदान है। जी, महिलाओं की स्थिति आज बहुत ज्यादा गंभीर है। शायद मैं खुद एक महिलाओं की चीज को महसूस कर चुकी हूँ कि महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। जी, अगर वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रही है उन्हें बराबरी का हक नहीं मिल पाता। महिला सशक्तिकरण के नाम पर शोषण होता है। इस क्षेत्र में सर क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है महिलाओं के लिए? महिलाओं का देखिए ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं उसको मैं जमीन पे ला करके और उसको बढ़िया से लोगों तक, आम लोगों तक, जो जिन लोगों तक योजनाएं नहीं पहुंच रही है उनको पहुंचाने का काम करेंगे और उसमें जो धोखाधड़ी है, जो बिचौलिए खा रहे हैं उस पर लगाम लगाने का काम करेंगे। महिला समूह बना करके महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और महिला समूह तो ऐसे बहुत सी महिला समूह चलते हैं सरकार की तरफ से महिलाओं को रोजी रोजगार की व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन अभी तक ये देखने में आया है कि कोई भी योजना धराशायी नहीं होती, अभी तक सक्सेस नहीं। उसका कारण है, देखिए सबसे बड़ा बात है ना, एक युग अब शुरू होना चाहिए, जिम्मेदारी का युग। हम मेरा जो मानना है, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। देखिए सारा समाज सुधर जाएगा। मैं ये समझता हूं कि अभी तक जो लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, इससे हट करके आप जिम्मेदाराना रवैया अपनाइए, अपनी जिम्मेदारी खुद सुनिश्चित कीजिए कि आपका जो जिम्मेदारी है मैं उसको बखूबी 100% पे करूंगा। देखिए समाज में बहुत सारा सुधार आएगा और ये टर्निंग पॉइंट है। अभी तक जो लोग देखिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप जब जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो हर व्यक्ति जो है ना धीरे धीरे उसके पास बहुत कुछ होगा। मैं आपको इस आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हर महिला सशक्त होगी और उनको मैं इतना ताकत देने का काम करूंगा कि उनको जो है ना महसूस होगा कि नहीं, सचमुच में कोई व्यक्ति ऐसा आया है जो इस समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए आया है। महिला होने के नाते मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी कि जो बातें आपने कही अगर सच में वो धराशायी हो पाती है। तो दूसरा एजेंडा है सर कि पेयजल और बिजली, यह हमारे लिए बहुत ही, बोला जाए तो इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। अगर हम अर्बन एरिया को छोड़ देते हैं तो आप ग्रामीण क्षेत्रों का हाल है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और बिजली की समस्या आज भी है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ना हमारा योजना है कि आप सिंचाई योजना देखिए, झारखंड का जो स्वर्णरेखा सिंचाई योजना है वो कई हजार करोड़ तक गया, लेकिन आज तक उसको पूर्ण नहीं हुआ। तो बंगाल, बगल में बंगाल स्टेट है, राज्य है, जहां पर जो है ना वो वहां का मैंने देखा है कि बहुत अच्छा जगह जगह बांध बना करके, तालाब बना करके लोगों को सिंचाई का व्यवस्था किए हुए हैं। तो मेरा भी उसी तरह का ब्लूप्रिंट है दिमाग में कि यदि मुझे भी मौका मिला तो पूरे पूर्वी सिंहभूम के जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें जहां दरकार है बांध तालाब उस ढंग का बना करके जो है ना किसानों को पानी उपलब्ध करा के उनके खेत में हरियाली लाने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ जो सिंचाई स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना जो है उसको भी अविलंब पूर्ण कराने का काम करेंगे। अभी तक तो उसमें खाली लूटी का शोर होता आया है। जल संयम से अगर बात की जाए तो जल मीनारें लगी हुई, लेकिन उसमें अभी तक सर नल का निर्माण नहीं हो पाया, पाइपलाइनें नहीं बिछी। आप देखिए ना बागबेड़ा में 300 करोड़ का जलापूर्ति योजना है। आज 10 साल में 5 साल भाजपा की सरकार रही, 5 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, एक बूंद पानी लोगों को नहीं मिला। पानी के लिए वहां लाइनों में लग रहे हैं। 300 करोड़ का योजना है, सारा पैसा खर्च हो गया लेकिन पानी नहीं मिला। तो ये किसी को तो जिम्मेदारी लेना होगा ना। तो जिम्मेदारी का एक समय, हमको लगता है कि ये युग एक जिम्मेदारियों का आना चाहिए कि जो जिम्मेदार हैं उनको जिम्मेदारी लेनी होगी और यदि वो अपने जिम्मेदारी से कतराते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये निश्चित होना चाहिए। मेरे हिसाब से सर अगर जो भी यहाँ प्रॉब्लम्स अभी चल रही है कि मेन जड़ है बेरोजगारी। बेरोजगारी ऐसी है कि अगर मैं और आप अगर बैठते हैं सोचते हैं इस बात को कि आज यहाँ झारखंड का मजदूर मात्र 9,500 रुपए में ठेका मजदूरी करता है, जिसमें सर कोई प्रवासी मजदूर भी है जो यहाँ आकर काम कर रहे हैं। समस्या ये है कि उनके घर का जो
भाड़ा है वो आपका 8,000 रुपए या करीब 4,000 रुपए रेंट की जी। तो 8-9,500 रुपए कमाने वाला व्यक्ति उसके परिवार का भरण पोषण कैसे? ये तो देखिए केंद्र सरकार की उदासीन नीति के चलते है। मैं इसी के लिए लोकसभा का इलेक्शन इसी के लिए लड़ रहा हूं कि जो केंद्र में बैठ करके जो नीति निर्धारण कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। उनको आम लोगों की व्यथा और अवस्था दोनों पता नहीं है और ऊपर से ऐसा नीति थोप दे रहे लोगों पे जिसके चलते आज हमारे युवा हमारे मजदूर सब त्राहिमाम की पोजीशन में। तो जब तक हम जा करके वहां यदि आप उपयुक्त व्यक्ति को वहां नहीं भेजेंगे जिसके अंदर ये सोच हो कि ये सारे लोगों का कल्याण होना चाहिए, यहाँ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, लोगों को कम से कम आज के समय में 15 से 20 हजार रुपए तनख्वाह होना चाहिए, तब उनका घर चल पाएगा। लोग देखिए शिक्षा में बच्चों की पढ़ाई इतनी फीस बढ़ती जा रही है कि कोई पढ़ा नहीं पा रहा बच्चों को। आप देखिए सरकारी जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं उसमें 50% सीट 40% खाली रह जा रहे हैं क्योंकि बच्चों के पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं सर जैसे नवोदय विद्यालय योजना, ये सब योजनाएं अभी तक मुझे लगता नहीं धराशायी हो पाई क्योंकि इन योजनाओं का लाभ अभी तक किसी क्षेत्र में नहीं तो नाम ही है, योजना है हाँ। लेकिन इस योजना का लाभ कहाँ प्राप्त नहीं तो उसका कारण यही है कि लोग जो है ना जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। जो उपयुक्त व्यक्ति हैं जो चेयर पे बैठे लोग हैं, आज देख लीजिए आपका जैसे जो चेयर पे हैं सांसद उनको कोई लेना देना नहीं है। यदि पानी नहीं आ रहा कहीं भी लोग तरस रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। आज इनके 10 साल सांसद रहते हुए जमशेदपुर शहर हमको लगता है 40 साल पीछे चला गया। आज बैलगाड़ी से यात्रा करने वाला युग आ गया। आप देखिए मानगो पुल और पूरे शहर में कितना जाम से परेशान है लोग, लेकिन इनके पास कोई सोच नहीं है इस जाम से मुक्ति दिलाने का इस शहर को। तो जिस व्यक्ति के अंदर कोई सोच नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, शहर के लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव करके हमें क्या लाभ है। सिर्फ मोदी जी, आज मोदी जी के ही कारण आप जो बेरोजगारी बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार दोषी है इसमें। जो जमीन पर लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लोग बेरोजगारी में से परेशान हैं, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नीतियां दोषी है, दूषित हैं, जिसके चलते जो है आज ये हालात बने हैं। तो हमको लगता है कि यह समय है परिवर्तन का। लोग चाहें तो परिवर्तन करके बहुत सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं अपना। जी बिल्कुल, परिवर्तन अगर हर इंसान ये बात को सोच ले कि मैं इस तरीके के परिवर्तन को अपने जीवन में स्थान दूंगा, तो ये हो सकता है कि बदलाव आए। जी। उसी के मद्देनजर आप निर्दलीय जनता के साथ रूबरू हो रहे हैं, निर्दलीय जनता का आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। आपके जितने भी एजेंडा है, जो भी रणनीति रख रहे हैं, उन रणनीतियों पर आप खरे उतरे, हम भी यही उम्मीद करेंगे। और रहा बात की विकास, कितना प्रतिशत विकास आपके हिसाब से झारखंड राज्य का, हमारे देश का? देखिए ये दुर्भाग्य है इस झारखंड राज्य का कि कोल्हान जो है, कोल्हान से आपके 4 मुख्यमंत्री हुए, जिसमें 3 मुख्यमंत्री आदिवासी हुए, 1 जनरल हुए। इन सारे मुख्यमंत्रियों की मिशन और विजन का इतना अभाव रहा और इनकी उदासीनता का इतना प्रभाव रहा पूरे झारखंड में कि आज झारखंड आज भी बहुत सारी समस्याओं को लेकर जूझ रहा है, तरस रहा है अपने विकास के लिए। आप देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री घोटालों में जेल में बंद होते हैं, तो ऐसी ऐसी करतूतें जो है जब आपका मुख्यमंत्री करेगा और यहाँ के जनप्रतिनिधि करेंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि राज्य का विकास हो जाएगा। तो यहाँ जो है ना, यहाँ लोगों में जो जनप्रतिनिधि हैं उनके अंदर माने आदिवासियों का भी विकास करने का लक्ष्य नहीं है, और लोगों की तो छोड़ दीजिए, पूरे राज्य का विकास कहां से करेंगे। जो जिनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जिनसे वोट लेने की उनको आशा है, जब उनके साथ भी धोखा दे रहे हैं तो आम जनता को धोखा देना तो उनका चरित्र ही है। तो ये राज्य जो है ना, ये बड़ा विकट परिस्थिति में फंसा हुआ है। यहाँ जो है ना, मिशन और विजन के अभाव में जनप्रतिनिधि खाली लूट खंड समझ गए हैं इसको, झारखंड को, और सारे लोग लूट में लगे हुए हैं। इनमें किसी में भी सोच नहीं है
कि इस राज्य का विकास होना चाहिए, यहाँ के लोगों का विकास होना चाहिए, जबकि झारखंड संसाधनों से भरा पड़ा है। जब भी इसमें ऐसा व्यक्ति जो यहाँ के मिशन और विजन उसके अंदर हो कि इस राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाना है, तो मैं समझता हूं ज्यादा समय नहीं लगने वाला। यदि 5 साल किसी को मौका दे दिया जाए तो यह राज्य झारखंड यहाँ का पूरे देश का 1 नंबर राज्य होगा। जैसा कि आपने बता ही दिया, अभी मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे खनिज संपदा को लेके ही था कि झारखंड खनिज संपदा के मामले में अव्वल नंबर, लेकिन फिर भी हमारी यहाँ की जनता बेरोजगारी, भुखमरी और कैसी समस्याओं से गुजर रही है कि जिसका अंदाजा भी लगाना हमारे लिए, क्यों अभी तक झारखंड को गरीबी के हालात में देखा जाता है, जबकि झारखंड, मेरे हिसाब से तो झारखंड के पास इतनी खनिज संपदा है कि इसे अभी तक गरीब नहीं होना। आप देख लीजिए ना, झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा, 4.5 साल हो गई सरकार को, बालू, आज तक बालू पर रोक है, आज भी चोरी से बालू बिक रहे हैं, और सरकार में लिप्त लोग जो सरकार के सहयोगी हैं वो लूट में लगे हैं, खूब बालू लूट रहे हैं। तो जब सरकार ही लूटने में लगी है, जब सरकार ही जनता को रोकने में लगी है, विकास कार्य बाधित करने में लगी, तो हम विकास कहां से सोच सकते हैं? तो यही तो हाल है यहाँ के लोगों का, यहाँ के नेताओं का। अभी जो बहुत माने जो विधायक जी हैं, उनका भी नाम आप उनके विधानसभा में जाके पूछिए तो भी इसी में लिप्त है बेचारे, लगातार जो है उनका चल रहा है खनन प्रक्रिया। तो कैसे आप सोच सकते हैं कि यहाँ के लोग विकास करेंगे और यहाँ झारखंड जो है विकसित होगा? जब सरकार ही लगी और पूरा संयंत्र लगा, अब 4.5 साल पार हो गया, अभी तक बालू पर रोक है, अभी तक बालू चोरी से ही बिक रहा है। तो आप क्या विकास की माने कल्पना कर सकते हैं ऐसे सरकार से और ऐसे जनप्रतिनिधियों से? जैसा कि सर आपने विकास का अगर एजेंडा उठाया है, तो अगर चारों तरफ के विकास के बारे में सोचे तो आज झारखंड मनोरंजन का हब भी बनता है। पर्यटक वहां से आते हैं, उसके बाद एक्टर्स वहां से आते हैं, यहाँ शूटिंग का हब बनने जा रहा है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बाहर से कलाकार आते हैं, फिल्म निर्माता आते हैं। रघुवर जी की सरकार में सब्सिडी मिलती थी, कलाकारों को सब्सिडी प्राप्त होती थी, इसकी वजह से लोगों का ध्यान आकर्षित होता था फिल्मों को बनाने, लेकिन अब वो सब्सिडी बंद कर दी गई है, जिससे यहाँ के कलाकारों का बिल्कुल स्तर गिरता चला जा रहा है। लोग मनमानी कीमतों पर उन्हें रख रहे हैं, जो उनका मेहनताना है उन्हें नहीं मिल पाता। इस चीज के लिए विकास तो है सर, लेकिन मनोरंजन भी तो जीवन की एक कड़ी है, अगर वो ना हो तो इंसान कंप्यूटर हो जाएगा। इस क्षेत्र में सर आप अगर हमारे प्रतिनिधि के रूप में है तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं अपनी सारी कोशिश करके जो यहाँ के झारखंड के लिए जो नीति बनेगा, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मनोरंजन के जो भी साधन हैं, जो भी कलाकार हैं, उनको जो माने सरकारी स्तर से केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार पर भी दबाव डाल करके उनको उनका जो उचित सब्सिडी दिलाने का काम करेंगे, उन कलाकारों को पुरस्कृत करने का काम करेंगे, और पर्यटन के क्षेत्र में भी जो है ना, लोगों को अच्छा फायदा दिलाने का काम करेंगे, यहाँ पर्यटन स्थल बनवाने का काम करेंगे, ताकि जो है लोग यहाँ आए, उनको मनोरंजन कर पाए। आप देखिए, क्रिकेट प्रेमियों को दुखी किया गया किनन स्टेडियम को में नहीं खेल करा करके, ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सांसद, विधायक, मंत्री सब यहाँ रहते हुए भी इस पर कोई उनकी सोच नहीं है। तो हमको लगता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें मिशन और विजन का बहुत घोर अभाव है। मानसिक दरिद्रता के कारण ऐसा हो रहा है, और इसमें कोई भी उपयुक्त व्यक्ति जो सही आदमी यदि चुनेंगे जमशेदपुर की जनता, तो हमको लगता है कि इन सारी समस्याओं में कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बस उसके चलते यहाँ उलझा पड़ा है। और लोग नेता जो है यहाँ उलझा के रखे हुए हैं लोगों को, ताकि जो है लोग परेशान रहें और वो अपनी आनंद में रहें, यही योजना है उनकी। तो आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश नेताजी से सीधी बात। आपने जो सवाल हमसे किए वही हमने हमारे नेताजी के सामने रखे। उम्मीद करती हूँ कि आप सबों को हमारी ये खास पेशकश पसंद आई। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़।